गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। मिशन ड्रीम एजुकेशन परिवार में मैं राकेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से हमारे साथ सेशन के साथ जुड़ जाइए आप लोग। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है फॉर रीड L1 L2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल्स मेथड्स जो आपके आते हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। एक क्लास हम आपके साथ दोस्तों पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो जल्दी के साथ हमारे साथ दोस्तों आप लोग जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों आप लोगों को। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलते हैं। गत क्लास में जो हमने दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने आपके सामने जो पढ़ा था वो टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे और साथ हम 7 प्रिंसिपल्स को आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज 7 प्रिंसिपल से आगे हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आपके साथ। हाँ दोस्तों। तो गत क्लास में लास्ट क्लास में हमने आपके साथ पढ़ा था द प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण का जो सिद्धांत होता है उन चीजों के बारे में हमने आपके सामने डिस्कस किया था। तो दोस्तों नया जो प्रिंसिपल से आपके सामने न्यू प्रिंसिपल से है कि प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, कि मातृभाषा का यूज क्या होता है जब हम प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। और आपको पता है विदाउट मदर टंग हम नथिंग टू टीच नथिंग टू रीड, क्योंकि बिना मातृभाषा के हम लोग ना तो कुछ पढ़ सकते हैं ना हम कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि डेफिनेटली वी लर्न्स अवर मदर टंग्स, हमें हमको हमारी मातृभाषा का यूज होना जरूरी होता है। तो ये प्रिंसिपल्स आपके सामने यही कहेगा। देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि मदर टंग मे बी हेल्पफुल, मदर टंग मे बी हेल्पफुल इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने में जो मातृभाषा है वो बहुत ही क्या होती है, हेल्पफुल होती है दोस्तों। बट इट मस्ट नॉट बी यूज एज ए मीडियम, लेकिन दोस्तों इसका यूज एज ए मीडियम नहीं होना चाहिए, एज ए माध्यम नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी यूज्ड एज ए टूल ओनली, ये केवल और केवल ओनली टूल्स के रूप में यानी एक उपकरण के रूप में यूज होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। सम लिंग्विस्टिक्स थिंग्स, कुछ लिंग्विस्टिक्स जो हैं वो सोचते हैं कि मदर टंग क्रिएट ए नेगेटिव रोल इन टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, कि किसी भी टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में कि मातृभाषा जो है एक नेगेटिव रोल प्रदान करती है। कुछ लिंग्विस्टिक्स का कहना है दोस्तों ऐसा, सभी लिंग्विस्टिक्स का नहीं कहना। सेवरल साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, सोशल एंड एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, एक्सपर्ट्स है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक्सपर्ट्स है कि कुछ यहाँ पर जो आपके साइकोलॉजिकल होते हैं, सामाजिक और एजुकेशनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि दैट लर्निंग थ्रू मदर टंग, that learning through mother tongue is deeper, faster and more effective, क्योंकि जब हम किसी मदर टंग से किसी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करते हैं फ्रेंड्स, तो वो चीजें हमको बहुत ही गहराई से यूज होती है, बहुत ही जल्दी से यूज कर पाते हैं हम उसको, और उसका हम उपयोग कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली। दोस्तों कैसा कर सकते हैं उसको, मोर इफेक्टिवली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। ठीक है। तो मातृभाषा का हमारे शैक्षिक परिदृश्य में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बिना मदर टंग हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। ठीक है ना। पहले आप मदर टंग का यूज करना आना होना चाहिए आपको, फिर उसके बाद में आप तभी तो फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर पाओगे। अगर आपसे मदर टंग यूज नहीं हो रही है तो आप फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सीखोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मदर टंग का यूज होना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा
क्या नाम से प्रिंसिपल ये कहता है कि कुछ लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मातृभाषा का यूज होना कुछ नेगेटिव रोल भी प्रदान करता है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल है, सोशल है, आपके एक्सपर्ट्स जो हैं एजुकेशनल, उन्होंने साबित किया कि जब हम मातृभाषा का यूज करते हुए वी लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, हम किसी भी विदेशी भाषा को सीखते हैं तो वो हम उसको डीपली सीखते हैं, थोड़ा फास्टर सीखते हैं और उसको मोर इफेक्टिवली मैनर से भी सीखा जाता है। दैट इज क्लियर दोस्तों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटरली। ठीक है जी, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग यह कहता है आपसे। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब होता है परीक्षण का सिद्धांत। आप लोग जानते हैं जब आपके क्लास में टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। और ये हमारे एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें टेस्टिंग का बहुत ही बड़ा क्या होती है, रोल होती है, भूमिका होती है। क्योंकि विदाउट टेस्टिंग हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या चीज नहीं सीख रहे, हम लोगों को वी डोंट नॉट फाइंड, हम लोग उसको नहीं पा सकते। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी हमारी प्रोग्रेस को सीखना है एजुकेशनल में तो हमको वहां पर परीक्षण भी करना होता है, टेस्टिंग भी कराना होता है। तो टेस्टिंग प्रिंसिपल्स आपका यही कहता है कि टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कि टेस्टिंग जो है एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, पहलू होता है ऑफ एनी टीचिंग प्रोग्राम, किसी भी टीचिंग प्रोग्राम का, विच इज हेल्पफुल टू द टीचर, जो कि टीचर के लिए हेल्पफुल होता है टू डिस्कवर, जांच पड़ताल करने के लिए, द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज टीचिंग, कि उसकी टीचिंग में क्या कमजोरी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ आपके किससे फाइंड आउट करोगे आप, टेस्टिंग से फाइंड आउट करते हैं डियर फ्रेंड्स। किससे करते हैं, टेस्टिंग से ही हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि टेस्ट लेंगे ना तो उसमें क्या होगा, आपके स्टूडेंट्स का भी और आपके टीचर्स का भी, वो क्या पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का लेवल क्या है, स्टूडेंट्स उस लेवल को सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उनके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सिर्फ हम लोगों को किससे पता चलता है, ओनली टेस्टिंग से। तो टेस्टिंग प्रिंसिपल्स हमारा एक एजुकेशन का इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, महत्वपूर्ण पहलू होता है। टेस्टिंग हैज ए ग्रेट वैल्यू फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट। टेस्टिंग जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका रखता है, किसके लिए, टीचर के लिए एंड स्टूडेंट के लिए एज वेल, समान रूप से। द टीचर कैन जज, जो टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, वो जज कर सकता है प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय टेकिंग देयर टेस्ट। जो अध्यापक जो होता है वो स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है वो उनको फाइंड आउट कर सकता है, क्या लेकर, टेस्ट लेकर, कि उसमें उनकी क्या प्रोग्रेस है। इसलिए वो टाइम से टाइम टीचर क्या लेगा आपकी क्लास में, टेस्ट लेगा, और टेस्ट से ही हम क्या करेंगे, आपकी प्रोग्रेस को फाइंड आउट कर पाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है आप लोगों को। रेगुलर जो टेस्ट होते हैं आल्सो एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक देयर लर्निंग सीरियसली। रेगुलर जब क्लास में टेस्ट लिया जाता है ना, वो स्टूडेंट्स को सीरियसली क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, लर्निंग सीरियसली, बहुत ही शांति से पढ़ने के लिए, गंभीरता से पढ़ने के लिए, एंड गिव देम डेफिनेट गोल्स टू एम टूवर्ड्स, और वो उनके जो डेफिनेट गोल होता है, उनका निश्चित एम होता है, उस तक वो पहुंचाते हैं। ठीक है। प्रिपरेशंस करते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं, आप लोग जैसे रीट की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो प्रिपरेशन सिर्फ किताब पढ़ने से, कोचिंग करने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए टेस्टिंग का भी होना कंपलसरी होता है। क्लियर है। टेस्ट आपके हर इंस्टीट्यूट में होता है, टेस्ट सीरीज कराई जाती हैं। टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज होती हैं आपके, वहाँ पे आप मॉडल पेपर निकालना होता है। तो मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज लगाने से आप लोगों का जो एनकरेज है वो आपको बताएगा कि हम आपका एनकरेज होगा, और आपको बताएगा कि हम लोग क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा है उसके बारे में। ये सारी चीजें फाउंड आउट करता है आपका टेस्टिंग। तो किसी भी एग्जाम से पहले अपने आप को टेस्टिंग कर लेना भी चाहिए। ठीक है, कि हम लोग इस एग्जाम के लिए बिल्कुल कैपेबल है या नहीं है। इससे आपकी स्ट्रेंथ और इससे आपकी जो वीकनेस है वो बिल्कुल बाहर निकल कर आते हैं आउटपुट्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट।
टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर्स। टेस्टिंग आवश्यक होती है जानने के लिए अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, लेवल ऑफ द लर्नर्स, सीखने वालों की। टेस्टिंग क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि टेस्टिंग से जो सीखने वाले की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, हम उनको बारे में जान सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका, व्हाट इज टेस्टिंग नेसेसरी? क्या टेस्टिंग नेसेसरी है? तो इसका आंसर क्या बनेगा कि यहाँ पर टेस्टिंग नेसेसरी क्या है? तो यहाँ पर व्हाट नहीं दोस्तों, वाई होना चाहिए था यहाँ पर। वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, कि टेस्टिंग क्यों आवश्यक होती है? तो इसका दोस्तों आपका रिप्लाई सामने लिखा हुआ है कि टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रीट में आपके आया हुआ है ऑलरेडी। वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, कि टेस्टिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि टेस्टिंग से हम स्टूडेंट्स के जो लर्नर्स है उसका जो अचीवमेंट्स लेवल है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखो आपका नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, ये इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है, यहां से काफी बार क्वेश्चंस दोस्तों रिपीट हो रहा है। वो आपका है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है। अब ये ग्रेडेशन श्रेणी आपका क्या होता है? श्रेणी का सिद्धांत जो कहता है वो क्या कहता है कि ग्रेडेशन इज आल्सो मींस ऑफ सिंप्लीफाइंग द मैटर इन सच ए वे। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैटर को इस तरह से आपके सामने, स्टूडेंट्स के सामने सिंप्लीफाई करना, दैट लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स मोर इजी, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना हम लोगों को क्या हो सकता है? मोर इजी, और आसान हो सकता है। ठीक है। तो उस मैटर को कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ाने का जो मैटर है ना, उसको इस तरह से यहां पर आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स के सामने कि आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हो ना, वो आपको मोर इजीली लगे वहां पर। ठीक है ना। लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना ये क्वेश्चंस का आंसर है 2022 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मींस ऑफ ग्रेडेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्रेडेशन? ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को सिंपल टेक कहा जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, सरल से जटिलता की ओर, नॉट कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर। भाई हम लोग, आपको कोई भी टीचिंग करवाता है टीचर क्लास के अंदर, आप लोग डेफिनेटली जानते हैं कि उसका जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल लेता है। अगर आप लोगों को पहले ही आपका कॉम्प्लेक्स कर देंगे हम आपको, तो आप लोगों के जो पढ़ाने का जो टीचर जो पढ़ा रहा है ना, वो बिल्कुल ऊपर से जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो भी टीचर पढ़ाता है ना, कोई भी मैटर पढ़ा रहा है आपका, वो मैटर आपका बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नो टू अननोन होना चाहिए। ठीक है। इट इन्वॉल्व सीक्वेंस, ये क्या करता है? सीक्वेंस को भी सम्मिलित करता है। एंड ग्रुपिंग सीक्वेंस मींस, और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, कि किसी भी शब्द का और वाक्य का बिल्कुल सही क्या होना? अरेंजमेंट्स होना, वो आपका कहलाता है सीक्वेंस। ये क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द मींस ऑफ सीक्वेंस, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 2013 में सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द मींस ऑफ सीक्वेंस। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएस सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, जो 2008 में आया हुआ है, कि व्हाट इज द मींस ऑफ ग्रेडेशन। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल मेरी आवाज आपको सब क्लियर आ रही है डियर फ्रेंड्स? मेरे सभी प्यारे साथियों, रीड के एक्सपीरियंस हो, जल्दी से आप लोग जुड़ जाए भाई। ये क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड इंपोर्टेंट होती है, और आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आपका L1 L2 में, सब में, जिनके पास में लैंग्वेज सेकंड है, इंग्लिश फर्स्ट है, सब में आता है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने। देखिए अब 11th आपका आपका प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी के सामने क्या करना? प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत होता है ये। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत होता है। दैट इज क्लियर जी। अब ये क्या कहता है
जो हमारा अगला स्टेप है, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन पढ़ लिया और प्रिंसिपल ऑफ आपका ग्रेडेशन पढ़ लिया। इन दोनों प्रिंसिपल्स के बाद में जो अगला आपका स्टेप आने वाला है वो स्टेप क्या होगा, लैंग्वेज मटेरियल। क्या होगा, लैंग्वेज मटेरियल इस लेसन प्लान वाइल प्रिपेयरिंग ए लेसन। ये वाइल है दोस्तों ना, WHIL। जब आपके क्लास जब ली जाती है ना, कोई भी टीचर क्लास लेता है तो उससे पहले वो आपको क्या करता है, फिक्स कर लेता है कि मुझे आज की क्लास में ये लेसन पढ़ाना है, और उसको वो किस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट करेगा, ये सारी चीजें आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। देखें यहां पर कि ग्रेडेशन और सिलेक्शन प्रिंसिपल के बाद में हमारा जो होता है वो मटेरियल होता है, अगला पार्ट, कि हम अगली क्लास में आपको क्या मटेरियल देने वाले हैं। इस लेसन प्लान और उसके टीचर के माइंड में क्या होना चाहिए, जो लेसन पढ़ा रहा है ना उसका पूरा कंप्लीट प्लान होना चाहिए। प्रिपेयरिंग ए लेसन द टीचर विल कीप इन माइंड, टीचर को क्या करना होगा, अपने माइंड में याद रखना होगा द एम्स एंड द स्किल्स। जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हो उसके क्या एम्स हैं, उसके क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीजें विच वन टू बी टॉट थ्रू ए पर्टिकुलर लेसन, जो कि एक पर्टिकुलर लेसन के द्वारा पढ़ाई जाती है। कोई भी टीचर एक पर्टिकुलर लेसन के द्वारा क्लास में पढ़ाएगा तो टीचर को अपने माइंड में कीप इन माइंड रखना होगा कि यहाँ पर उसके एम्स क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं। जो लेसन वो मटेरियल जो क्लास में पढ़ा रहा है, ये सारी चीजें टीचर को अपने माइंड में रखनी होती है। दैट इज क्लियर, ठीक है। फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए द टीचर जो होता है ना वो जनरली सामान्यतः यूज करता है क्या, टीचिंग एड्स लाइक, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, रोल अप हो गया, बोर्ड हो गया, चार्ट्स हो गया, मॉडल्स हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, etc। तो दोस्तों टीचर इन सभी क्या करता है थिंग्स का आपको प्रेजेंटेशन जब करता है, इन सभी एड्स का यूज करता है क्लास देने के लिए, मटेरियल आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका, वो दोस्तों होता है आपके ब्लैक बोर्ड का। क्योंकि हम जब किसी चीज को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले कोई ना कोई आपके लिख लिए क्या लिखे चाहिए, आपको बोर्ड चाहिए ना, तो लिखने के लिए बोर्ड चाहिए। तो मेन चीज तो आपका क्या हो गया, बोर्ड हो गया। बोर्ड के अलावा आपका चौक है, डस्टर है, रोल अप है, उससे संबंधित जो मेटेरियल आप पढ़ाने जा रहे हो वो उसका चार्ट्स है, मॉडल्स कुछ भी बनाए आप लोगों ने, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज क्लियर। दोस्तों क्लास में मजा तो आ रहा है ना, रीट वाले बच्चे, रीड सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, एक बार यस कर दे भाई। बिल्कुल, ठीक है जी। चलते हैं दोस्तों, देखो अब ब्लैक बोर्ड से संबंधित भी काफी बार आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाता है एग्जाम के दौरान, कि ब्लैक बोर्ड की क्या रोल होता है जब किसी भी चीज को आपके मटेरियल्स को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, द ब्लैक बोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड यूजफुल एड्स, ठीक है ना, या एड्स लिख लो, या आप लिख सकते हो यहाँ पर इक्विपमेंट। क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इक्विपमेंट। जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण और यूजफुल क्या होता है, उपकरण होता है, ठीक है। द ब्लैक बोर्ड वर्क शुड बी विजिबल, जो भी ब्लैक बोर्ड पर कार्य किया जा रहा है ना वो दोस्तों बिल्कुल कैसा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जो आपको बिल्कुल दिख सके, दृश्य होना चाहिए टू द होल क्लास, संपूर्ण क्लास को। एंड देयर बोर्ड इज फ्री फ्रॉम स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स, और जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो कंप्लीटली स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर से बिल्कुल रहित होना चाहिए। उसमें बिल्कुल ना तो स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ना आपके ग्रामेटिकल संबंधी कोई एरर होना चाहिए। तब जाके वो आपका ब्लैक बोर्ड, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं आपके जो फाइनेंशियल्स कंपनी होती हैं उनमें कोई भी चार्ट आपका, कोई भी मतलब प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को जो उसका मैनेजर जो होता है, जिसके अंडर जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो भी अपने आप को ब्लैक बोर्ड के द्वारा आपको समझाता है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार मूवी में भी आता है ये चीज़ें। मूवी आपका कोई भी, आप सिनेमा हॉल में जाते हो या कोई आप घर पर देख रहे हो, कोई टीवी वगैरह पे कोई देख रहे हो आप,
ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता है कि सारे चीज़ करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो आपका पहलू होता है वो आपका बोर्ड का होता है, क्योंकि प्रेजेंट तो उसके वहीं पे करेंगे ना हम। और उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता है आपको, पेन भी चाहिए, मार्कर, आपका जो भी डस्टर वगैरह कुछ भी है, ये सारी चीज़ें हमको आवश्यक होती है। ठीक है। वाइल प्रेजेंटिंग ए लेसन द टीचर, जब टीचर क्या करता है, लेसन को प्रेजेंट करता है, हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, तो टीचर को बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, एंड रिसोर्सफुल टीचिंग एड्स, और वो टीचिंग फुल आपके रिसोर्सफुल होने भी चाहिए। जब कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, तो पढ़ाते समय टीचर को केवल क्लास के अंदर बिल्कुल कीप इन माइंड सारी चीजें क्रिएटिव, आपका क्या नाम से इमेजिनेटिव वो चीज होना चाहिए कि वो उसको लगना चाहिए कि वास्तव में टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, डल पड़ा हुआ है, तो उससे क्या होता है, बच्चे भी थोड़ा सा फील करते हैं बोर होना। ठीक है, तो टीचर को जब भी कोई चीज पढ़ानी होती है, कोई भी टॉपिक पढ़ाना होता है, जो मटेरियल्स हम आपको देते हैं, तो उसको पढ़ाते समय बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, जैसे मैं आपके सामने हूं। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। ओके भाई। जी बिल्कुल। देखें नेक्स्ट, अगला जो प्रिंसिपल है दोस्तों आपका, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अगला जो प्रिंसिपल है आपका वो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है समानता का सिद्धांत। अब समानता आपकी क्या होती है, समानता आपकी केवल लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स जो होती हैं उनके बारे में बताएगा, कि जो आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल्स हैं, उन पर टीचर जो इंग्लिश का है उसको यहाँ पर चारों लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स पर इक्वली क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल बताता है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, समानता का सिद्धांत। चलो देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन मीन्स द लैंग्वेज द इंग्लिश टीचर शुड ले इक्वली एम्फासिस ऑल द एस्पेक्ट्स एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग। जो आपकी होती है कौन कौन सी दोस्तों, एक तो आपकी होती है लिसनिंग, एल का मतलब क्या हो गया, लिसनिंग हो गया। एस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्पीकिंग हो गया। आर का मतलब रीडिंग हो गया। और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग हो गया। कि कोई भी टीचर है ना, उसको इन चारों स्किल्स पर इक्वली क्या करना चाहिए, एम्फासिस का मतलब जोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिसनिंग पे किया, किसी ने स्पीकिंग किया, नहीं, वो आपकी फिर इक्वली एम्फासिस नहीं होगा। तो समानता का, प्रोपोर्शन का आपका प्रिंसिपल्स आपसे यही कहता है कि जो भी हमारे लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं उन पर इक्वली हमको जोर देना चाहिए। ठीक है, तभी आप किसी भी न किसी एक लैंग्वेज को लर्न कर पाओगे। दैट इज क्लियर। तो समानता का सिद्धांत आपसे यही कहेगा कि लैंग्वेज की 4 स्किल्स को हमें इक्वली यहाँ पर क्या करना चाहिए, एम्फासिस करना चाहिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच इक्वल ट्रीटमेंट्स टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। इक्वल का मतलब आपका क्या है, समान अधिकार जो है वो आपके किस लैंग्वेज आपके प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है। तो आपको आंसर क्या बनेगा दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन आपका आंसर बन जाएगा, जो कि आरटेट 2017 में आपसे पूछा गया है। दैट इज क्लियर। जो कब पूछा गया आपके, आरटेट 2017 में आपसे पूछा गया है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। दैट इज क्लियर। जी। चलते हैं दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पर, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स ए जील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर ली है मैंने बीच में आपके लिए, तो आपका थोड़ा सा मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी पढ़ा था ना हमने कि द प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, तो आप लोग इसका मुझे जल्दी से कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं, इसका क्या आंसर होगा। ये दोस्तों आपका रीट 2017 में पूछा हुआ है, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स ए जील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर अभी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद में मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। ठीक है, ये या सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस को यहां पर, ये प्रिंसिपल तो आपने पढ़ रखा है, इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। किसी भी पर्टिकुलर क्लास को पर्टिकुलर क्लास कोर्स प्रोवाइड करवाना, ये किस सिद्धांत ने कहा था।
किस प्रिंसिपल में कहा हुआ है? तो आपका क्या बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्या बनेगा दोस्तों? आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आपका सिद्धांत कहता है कि चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ठीक है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन से हैं आप लोगों के, इनके आंसर्स आप मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका, ये भी आप पे सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ओके दोस्तों, मैंने ऑलरेडी सारा चीज लिखा रखा है, तो इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना जी। अगला जो दोस्तों हमारे सामने प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल आपका है द प्रिंसिपल ऑफ वोकेबलरी। द प्रिंसिपल ऑफ वोकेबलरी। अब वोकेबलरी का जो सिद्धांत है आपसे क्या कहता है? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जानना चाहिए कि वोकेबलरी जो होती है आपकी कितने टाइप्स की होती है। वोकेबलरी होती है हमारे पास में टू टाइप्स की, एक आपकी एक्टिव वोकेब, एक आपकी पैसिव वोकेब। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ढंग से इसको पढ़ लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, अब आपका पैसिव वोकैब क्या होता है कि दोज वर्ड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड, वे शब्द जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको अंडरस्टूड करते हैं, बट नेवर यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, लेकिन उनका कभी भी स्पीकिंग और राइटिंग में हम यूज नहीं करते। जिनका हम कभी भी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज नहीं करते, तो दोस्तों वो आपका कहलाता है पैसिव वोकैब। कौन सा वोकैब? पैसिव वोकैब कहलाता है। ठीक है ना, आपका ये एग्जाम आया हुआ है लास्ट ईयर आपका एक्टिव वोकैब वाला, ये क्वेश्चन है उसका। ठीक है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्टिव वोकैब? और एक्टिव वोकैब क्या होता है कि जो वर्ड्सों को हम क्या करते हैं, अंडरस्टूड भी करते हैं, लेकिन उनका हम कॉन्स्टेंटली लगातार यूज करते हैं, किसमें? स्पीकिंग एंड राइटिंग में, लेकिन उनका यूज हम राइटिंग में और स्पीकिंग में हम लगातार कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, वो आपकी होती है एक्टिव वोकैब। ठीक है, तो दोनों दोनों बातों को ध्यान रखना है। एक्टिव वोकैब क्या होती है, पैसिव वोकैब क्या होती है? पैसिव वोकैब वो होती है जिनको हम अंडरस्टूड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, बट डोंट यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, लेकिन उनको स्पीकिंग और राइटिंग में हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक्टिव वोकैब क्या होती है, जिनको अंडरस्टूड तो करते ही हम, लेकिन साथ साथ हम उनका कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, यूज भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वोकैब। ठीक है, अगला जो प्रिंसिपल आपके सामने है, द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। सिद्धांत को जीवन के साथ जोड़ना, जोड़ते हुए, ठीक है, लाइफ के साथ में लिंक कर देने का सिद्धांत, लाइफ को साथ, लाइफ को जोड़ने का। अब लाइफ को जोड़ने का सिद्धांत आपसे क्या कहता है, देखो, लिंकिंग विद सब्जेक्ट मैटर विद लाइफ, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लाइफ से जोड़ना इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एनी टीचिंग, किसी भी विधि का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। और आपको पता है जब सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप में लाइफ से आपसे क्या जुड़ेगा, कनेक्ट ही होगा। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये एक टीचर ऑफ इंग्लिश की क्या होती है, ड्यूटी होती है, दैट ही शुड एनकरेज हिज स्टूडेंट्स टू यूज द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर डेली लाइफ सिचुएशंस। टीचर इंग्लिश का जो है ना, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करे कि वो इंग्लिश के वर्ड्स को, स्ट्रक्चर्स को अपने दैनिक जीवन में, डेली जीवन के जो आप यूज करते हो उनमें उनका यूज करे। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, इंडियंस जो लर्नर्स जो होते हैं, इंडियन लर्नर्स जो होते हैं ना, उनकी यही समस्या होती है कि हमसे यहाँ पर प्रॉपर रूप से इंग्लिश आते हुए भी हम लोग बीच बीच में वहां पर बिल्कुल, मतलब हिंदी भाषा का, वो भी हिंदी भाषा बिल्कुल नॉर्मल रूप से, वो भी कंप्लीटली हिंदी यूज नहीं करते हम। आजकल तो शॉर्ट जमाना चल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक देखो आप, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, शॉर्ट जमाना चल रहा है, तो वो इंग्लिश आने के बावजूद भी हम लोग उनको नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका सिद्धांत ये कहता है कि हमें टीचर जो इंग्लिश है ना, उसको अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने दैनिक जीवन में अपने क्या करे, वहां पर जो स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश है उनका यूज करें।
ठीक है। द स्टूडेंट्स कम इन द क्लोज, जब इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो क्लोज आएगा किसके, कॉन्टेक्ट विद द देयर टीचर्स, हेडमास्टर्स, क्लासमेट्स एंड गेट सैंपल एड गेट एम्पल या इनफ, गेट इनफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज विद देम, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका हेजिटेशन दूर होता है और वो टीचर्स के, हेडमास्टर के, प्रिंसिपल्स के नजदीक आ जाता है और वो अपने थॉट्स को, आइडियाज को अच्छी तरह से आपके सामने व्यक्त कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ आपसे ये कहता है कि टीचर्स ऑफ इंग्लिश को अपने स्टूडेंट्स को डेली लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स को यूज करने के लिए कहना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। 15 प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं आपका, द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, बिल्कुल सटीकता का और सही का सिद्धांत। करेक्टनेस, बिल्कुल चीजों को करेक्ट करना चाहिए आपको, जो भी करना है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी बिल्कुल उसकी सही होनी चाहिए। देखो क्या कहता है, इट मीन्स द वर्ड शुड बी यूज इन ए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि जो भी वर्ड्स हम आपके सामने यूज कर रहे हैं शुड बी प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, वो बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, एंड इम्पार्ट द मीनिंग रिलेवेंट टू इट, और उसका कंप्लीटली मीनिंग भी होना चाहिए। बट जिस वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता वो अपने आप में वर्ड्स नहीं होता। तो टीचर जो भी स्टूडेंट्स को वर्ड्स बोलता है ना, वो प्रॉपरली एक आपका प्रॉपर शुड कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए एंड रिलेवेंट उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस कहता है। नेक्स्ट देखें, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी राइट, जो भी वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं डियर फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। द यूज ऑफ वर्ड शुड बी इकोनॉमिकल, जो वर्ड्स आपने यूज किए ना वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम खर्चीले होने चाहिए, एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उनका जो भाव है ना शुड बी इंप्रेसिव, वो अधिक प्रभावी से होना चाहिए, उनका प्रभाव मोर इंपैक्ट होना चाहिए। चाहे वर्ड्स आप कोई भी यूज कर रहे हो लेकिन वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, लेकिन उनका जो इंपैक्ट है, उनका जो मीनिंग है वो वाइड होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत है दोस्तों आपका कौन सा, द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल के सामने, और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग यानी कुछ करते हुए सीखने का सिद्धांत। आप कोई ना कोई नई चीज सीखोगे ना, तो वी कैन डू समथिंग, तो हमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हमको कुछ करना पड़ेगा, तभी तो हम कुछ सीखेंगे। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हम क्या कुछ चीज सीख पाएंगे क्या? किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको LSRW जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स है, ये चारों स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, प्लस में आपके मदर टंग का यूज आपके पास में होना चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे, आपके एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख पाते हैं। अगर ये चीज आपके पास में नहीं है तो हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते। तो कुछ करने का सिद्धांत है कि कुछ ना कुछ करो, उससे आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई चीजों को लर्न करते हो, सीख पाते हो। नहीं करोगे तो कहां से सीख पाओगे? तो ये सिद्धांत देखो आपसे सामने क्या कहता है, ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्न क्विकली एंड इजीली बाय डूइंग द लैंग्वेज एक्टिविटी स्टूडेंट्स। ठीक है, कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखा जा सकता है क्विकली, तेजी से, एंड इजीली, आसानी से, बाय डूइंग द लैंग्वेज एक्टिविटी, शैक्षिक गतिविधियां करके। आप शैक्षिक गतिविधियां करोगे ना डेफिनेटली, तो कुछ ना कुछ आप फॉरेन लैंग्वेज को या न्यू लैंग्वेज को आप सीख जाते हो। लेकिन शैक्षिक गतिविधि नहीं करोगे तो मेरे भाई कहां से सीखोगे? तो कुछ ना कुछ पाने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। तो ये यही कहता है कि शैक्षिक गतिविधियां करने से, लैंग्वेज संबंधी एक्टिविटी करोगे आप तो आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हो। स्टूडेंट्स शुड नॉट बी मोर पैसिव लिसनर्स, जो विद्यार्थी है ना उसको क्लास में हमेशा पैसिव नहीं होना चाहिए। पैसिव का मतलब बिल्कुल निष्क्रिय रहना, हमेशा स्टूडेंट्स को क्लास में एक्टिव होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए।
दे में स्पीक आउट द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, उन्हें वर्ड्स और सेंटेंसेज को बोलना चाहिए। ड्रॉ फिगर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो भी उसके फिगर्स है, जो उसके चित्र हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करना चाहिए। एंड प्ले ए लैंग्वेज गेम, और कोई भी लैंग्वेज का अगर गेम है उसको खेलना चाहिए। एंड कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारी सामग्रियों को उनमें कलेक्ट करना चाहिए। आप अगर इन चीजों को अपने आप में करोगे तो आप डेफिनेटली किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर पाओगे। लेकिन उसके लिए शैक्षिक गतिविधियां ही आपको करनी पड़ती हैं। प्लस में स्टूडेंट्स को जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो बी एक्टिव नॉट पैसिव, तो उसको पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव हमेशा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल के साथ। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ये सिंपैथी है ना, SYM, सहानुभूति और सह संगठन का सिद्धांत। सहानुभूति एंड सह संगठन का सिद्धांत ये क्या कहता है आपसे देखें। टीचिंग एंड लर्निंग इज कॉन्सिडर्ड, कॉन्सिडर्ड नहीं है कॉन्सिडर्ड, कॉन्सिडर्ड समझा जाता है एज ए ऑपरेटिंग एफर्ट, लैंग्वेज लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस एंड टीचिंग मस्ट कोऑपरेट एज वेल एज, कि टीचिंग और लर्निंग जो है ना वो आपस में सह संगठन समझे जाते हैं। एंड लैंग्वेज लर्निंग इज स्लो प्रोसेस, जो लैंग्वेज लर्निंग जो प्रोसेस होती है ना वो बिल्कुल कैसे होती है दोस्तों, स्लो होती है। एंड टीचर मस्ट कोऑपरेट एज वेल एज, और उसमें टीचर को स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। बी सिंपैथी, सहानुभूति से विद लर्नर्स, वो सीखने वालों। तो टीचर्स को जब कोई स्टूडेंट्स को नई चीज सिखाता है ना तो टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ में सहानुभूति के साथ में उन चीजों को एक्सप्रेस करना चाहिए, सहानुभूति प्रकट करते हुए, क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर जो हमको सामने पढ़ा रहा है, कोई नई चीज सिखा रहा है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगा। तो ये सहानुभूति उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये टीचर है, ये बेस्ट है, जो भी पढ़ाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो ये सहानुभूति स्टूडेंट्स के मन में उनको जगानी चाहिए। दिस बिहेवियर ऑफ टीचर विल हेल्प, इस व्यवहार से, किसके व्यवहार से, टीचर से, विल हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न लैंग्वेज विद मिनिमम डिफिकल्टीज, कि वो किसी भी लैंग्वेज को सबसे कम समस्याओं से, गतिविधियों से, जो आपकी डिफिकल्टीज है उनसे सीख जाएगा, यानी उसको सीखने में बहुत ही कम डिफिकल्टीजें आएंगी अगर वो स्टूडेंट्स के साथ में क्या रहेगा, सहानुभूति के साथ में वो प्रकट करेंगे कोई भी चीज को। तो ये सबसे बेनिफिशियल होता है कि स्टूडेंट्स क्या होता है उससे जल्दी किसी चीज को सीख जाता है और वो उसमें मिस्टेक भी बहुत ही कम करेगा। तो ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन आपसे कहता है। ठीक है दोस्तों, जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपका द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, दैट इज इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है। मोटिवेशन का सिद्धांत, किसी भी स्टूडेंट्स को क्या करने का, मोटिवेट करने का वो सिद्धांत है, वो आपसे क्या कहता है, चलिए इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ढंग से पढ़ लेना। इट इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये मनोवैज्ञानिक क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है आपका, मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल होता है। मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन जो होता है ना मुख्य आधार होता है किसी भी चीज को सीखने का। कोर का मतलब होता है मेन पार्ट, मुख्य आधार। ठीक है, जो भी किसी भी चीज को सीखने का जो मेन भूमिका होती है ना वो आपकी क्या होती है, मोटिवेशन होती है। इफ स्टूडेंट्स इज मोटिवेटेड बाय द टीचर, यदि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है टीचर के द्वारा टू लर्न इंग्लिश, सीखने के लिए, ही कैन हिमसेल्फ लर्न द लैंग्वेज, तो वो अपने आप में क्या करेगा, एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेगा। अगर कोई भी टीचर स्टूडेंट्स को मोटिव करता है अच्छी तरह से तो वो डेफिनेटली उस चीज को सीखने में हेल्पफुल होगी उसके लिए।
तो इसलिए हमेशा टीचर्स को स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इफ ए चाइल्ड इज टू लर्न, यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है, ही मस्ट बी मोटिवेटेड, तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन कैन बी क्लासिफाई इनटू टू बोर्ड हेड्स, तो मोटिवेशन को दो पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है। मोटिवेशन दो टाइप्स का होता है आपका, पहला होता है आपका इंट्रिंसिक और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक, यानी इंटरनल और आपका एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी मोटिवेशन। ठीक है, देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है इंटरनल। दोस्तों नाम याद रखना दोनों का आपका, हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, हो सकता है आपको क्या देते हैं यहाँ पर इंटरनल क्या होता है, हो सकता है आपसे पूछ ले एक्सट्रिंसिक क्या होता है, हो सकता है आपसे क्या दे दे वो एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। तो इनमें से दोनों जो इसके नाम हैं मोटिवेशन वाले, इनको आपको याद रखना है, किसी भी नाम का आपको वो यूज कर सकता है। अब ये होते क्या है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, चलो इनके बारे में बात करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, देखो ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन इज रिलेटेड टू द इंटरनल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल इमोशंस, जो हमारी व्यक्तिगत इमोशंस जो होती है ना, उनसे जुड़ा होता है क्या, आपका ये इंटरनल नेचर होता है इंटरनल मोटिवेशन का। द चाइल्ड इज मोटिवेटेड बाई हिज ओन एम्बिशन एंड डिजायर, जो बच्चा स्वयं अपनी इच्छाओं से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षाओं से क्या होता है, मोटिवेट होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी वो स्वयं अपने आप में, जो बच्चा अपने आप ही मोटिवेट होता है ना, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है, किसी के द्वारा नहीं, अपने आप में, अपनी इच्छाओं से, अपनी एम्बिशन से, अपने डिजायर से जो मोटिवेट होता है स्टूडेंट्स, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। बट समटाइम, लेकिन क्या होता है उससे, कुछ लर्नर्स जो है ना, वो नॉट इंटरनली मोटिवेटेड, कुछ लर्नर्स जो ऐसे होते हैं जो आंतरिक मोटिवेशंस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, देयर वुड बी नीड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसलिए वहां पर हमको किसकी आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की, यानी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, टू अचीव द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, किसी भी इंग्लिश शिक्षण विधियों को, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्यों को पढ़ने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए, उसके एम्स तक पहुंचने के लिए, वहां पर हमको एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। सारे बच्चे इंटरनल नहीं हो पाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी इंपैक्ट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरनल अपने आप में क्या रहते हैं, वो मोटिवेट रहते हैं। तो ये आपके बारे में, किसके बारे में है यहाँ पर, इंटरनल यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में है। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। External motivation is developed and created by the English teacher in the learners. जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उसको इंग्लिश टीचर के द्वारा लर्नर्स को डेवलप किया जाता है, यानी जो इंग्लिश का जो टीचर होता है वो सीखने वालों को मोटिवेट करता है ना, वो आपका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, द पर्पज ऑफ मोटिवेशन इज टू क्रिएट जील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। दोस्तों इंपोर्टेंट लाइन है, ये आपका जो क्वेश्चन मैंने दिया था पहले उसका आंसर है, और 2022 रीट में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। उसका आंसर क्या है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज में नए थिंग्स को सीखने की जो झील है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपका मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, वो मोटिवेशन कहलाता है। ये मतलब होता है आपका मोटिवेशन का। ए चाइल्ड लर्न्स मदर टंग, जो अपना बच्चा होता है ना, वो मातृभाषा को सीखता है इजियर वे, आसानी तरीके से, बिकॉज देयर इज
इंटरनल डिजायर, क्योंकि उसके अंदर वहां पर क्या होती है, एक इंटरनल आंतरिक उसकी डिजायर होती है, इच्छा होती है सीखने की, ऑफ ए चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट टू हिज मदर टंग। अपने मातृभाषा का यूज करते हुए वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, वो आपका कहलाता है इंटरनल। ठीक है। अब देखिए मोटिवेशन, जो आपको टीचिंग जब कराया जाता है ना, ये तीन चीजें आपके पास में नेसेसरी होती है। कौन कौन सी? मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको पढ़ने में, और उसके लिए वैरायटी भी, यानी उसमें विभिन्नताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसमें? कोई भी चीज सीखने के लिए उसमें आपके पास में वैरायटीज का होना नेसेसरी है, उसमें इंटरेस्ट का होना नेसेसरी है, और उसमें आपको मोटिवेशन का होना भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है। अब देखो, ये वैरायटी आर इंटर रिलेटेड टर्म्स, ये आंतरिक संबंध शर्तें होती हैं, तीनों चीजें। देयर इज नो लर्निंग, यहां पर कोई लर्निंग नहीं होगी अगर उसमें क्या नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के। बिना इंटरेस्ट के कोई लर्निंग नहीं होती है। ठीक है ना। देयर इज नो इंटरेस्ट विदाउट मोटिवेशन, देयर वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा अगर उसमें आप मोटिवेशन नहीं हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो। एंड देयर इज नो मोटिवेशन विदाउट वेराइटीज, कि यहां पर अगर विभिन्नता नहीं है तो आपको उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होगा। तो टीचर के पास में किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास में वैरायटीज का होना जरूरी होता है, तभी आप किसी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाओगे। ठीक है। विदाउट वैरायटीज ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और मानसिक जो गतिविधियां है ना, वो आपके पास में उनकी विभिन्नताएं होनी आवश्यक होती है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्न ए टू लर्निंग, मोटिवेशन जो होता है ना, किसी भी चीज को सीखने का बिल्कुल क्या होता है, एक सुपर हाईवे होता है। कैसा होता है? एक सुपर हाईवे होता है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स डिजायर एंड इंटरेस्ट टू रिएक्ट, मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपके डिजायर्स जो होती हैं, आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, उनको क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, उसमें सम्मिलित करता है। भाई आप लोगों के अंदर अगर किसी चीज को सीखने की डिजायर है ना, तभी तो आप मोटिवेट हो गए। अगर आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं है, आपके डिजायर नहीं है, तो आपको कोई मोटिवेट करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मोटिवेट तभी हो पाओगे जब आपके अंदर उस चीज को सीखने की क्या होगी, डिजायर होगी, फीलिंग्स होंगी आपको सीखने की, तभी तो आप उससे मोटिवेट हो पाओगे। अगर वो नहीं है तो आप मोटिवेशन से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो फायदा तभी होगा जब आपके अंदर इंटरनल डिजायर्स होंगी। ठीक है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, जब बच्चा अपने आंतरिक मोटिवेट होता है, इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगा। और बाहरी मोटिवेशन जो टीचर के द्वारा किया जाता है, वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। मोटिवेशन के लिए तीन चीज जरूरी होती है आपके लिए। मोटिवेशन होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, और उसमें आपके पास में बहुत सारी क्या होनी चाहिए, वेराइटीज भी होना चाहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपके साथ में प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। और दोस्तों आपका ये लास्ट प्रिंसिपल होगा, 19 नंबर्स प्रिंसिपल्स। जो का उचित क्रम का जो सिद्धांत होता है, वो आपको पता है। उचित क्रम का सिद्धांत हमारा क्या कहेगा, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स जो है उनका बिल्कुल क्रम, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, आपका सीक्वेंस होना चाहिए। पहले एल, उसके बाद में एस, उसके बाद में आर, उसके बाद में डब्ल्यू, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। द लैंग्वेज लर्निंग इज ए स्किल विच इन्वॉल्व्स एल एस आर डब्ल्यू। लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसी स्किल्स होती है जो कि संबित करते हैं किसको, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को। अब आपको पता है लिसनिंग जब करते हैं तो हम किससे करते हैं, ईयर से करते हैं। स्पीकिंग करते हैं तो किससे करते हैं, हम टंग से करते हैं। रीडिंग करते हैं तो किससे करते हैं, हम आंखों से करते हैं, आई से करते हैं। और राइटिंग जो करते हैं हम किससे करते हैं, हैंड से करते हैं। लेकिन एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का नाम है मिस्टर जे ए ब्राइट। उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा चेंज करके दिया था। क्या दिया है उन्होंने, कि जो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अगर सीखना है ना, तो आपको इस फॉलो को करना, इस सीक्वेंस को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और उसने सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, एल और एस को तो उसने कंटिन्यू रखा हुआ है, लेकिन रीडिंग को
क्या कर दिया, राइटिंग के बाद कर दिया। तो उन्होंने बताया हुआ है LSWR। तो ये ध्यान रखना, ये परफेक्ट सीक्वेंस नहीं है हमारा, ये मिस्टर जे ए ब्राइट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस दिया हुआ है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर ये कि मिस्टर जे ए ब्राइट के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज लर्निंग स्किल का सीक्वेंस क्या होगा। तो आपका आंसर आएगा LSWR, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके प्रिंसिपल्स जो हैं यहाँ पर हो जाते हैं आज कंप्लीट। तो दोस्तों मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, L1 L2 जो आपके हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितना हो सके इस क्लास को लाइक, शेयर और हमारे जो मिशन ड्रीम एजुकेशन चैनल है उसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।